रोक गाड़ी। कौन है भाई? जोरदार, क्या हो गया? तेरे को बोल लो क्या हो गया? कौन है भाई? क्या हुआ? हॉस्पिटल लेके जाना है। जमीर को किसी ने मार दिया, इनको हॉस्पिटल लेके जाए। जमीर सबर करो, चुप हो जाओ। डॉक्टर साहब क्या हुआ? जमीर बच जाएंगे ना? वो ठीक है ना? बीबी, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमने आपके शोहर को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं सके। सब्र करें बीबी, सब्र करें, सब्र करें बीबी, सब्र करें। कैसे करूं सबर? जालिमों ने मेरा शौहर मार दिया, इसके सहारे गुजारूं की जिंदगी। फोन आपने किया था? जी सर, मैंने फोन किया था। लाश कहाँ है? लाश अंदर है सर। सबर करो। ये कौन है? सर, ये मकतूल की बीवी है, इनकी हालत बहुत खराब है। ओह, सर ड्रामा कर रही है। ड्रामा? तुम कौन हो? मैं मकतूल का कज़न हूँ सर। तो ये मकतूल की बीवी नहीं है? नहीं सर, ये ड्रामा कर रही है। आइए सर, आइए सर। पुलिस को इत्तला मिली थी कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके अल्लाहवाला टाउन में घर के बाहर सरेआम एक ज़मीर नामी शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसे गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। जख्मी नौजवान को उसकी अहलिया ने अहले मोहल्ला के हमरा अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो अस्पताल पहुंचकर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ चुका था। मकतूल की बेवा सदमे से नढाल थी, जिसे बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। अस्पताल में मौजूद सफदर नामी नौजवान का कहना था कि वो मकतूल का कज़न है और उस वक्त वो इत्तेफाकन किसी मरीज के साथ अस्पताल में मौजूद था। नौजवान सफदर के मुताबिक रुबीना नामी खातून जो अपने आप को मकतूल की बेवा कहलवा रही थी, मकतूल की बीवी नहीं है। मकतूल ज़मीर के कज़न सफदर का यह बयान पुलिस के लिए बायस हैरत था कि अगर रुबीना मकतूल की बेवा नहीं है तो फिर वो कौन है, और वो सदमे से इस कदर निढाल क्यों थी, और बार बार क्यों वो खुद को बेवा कहलवा रही थी, और वो मारने वाले किन जालिमों का जिक्र बार बार कर रही थी। आप बार बार अस्पताल में किसी जालिमों का जिक्र कर रही थी। कौन है वो? वही जिन्होंने मुझे बेवा कर दिया और मेरे मासूम बच्चे को यतीम। लेकिन हमें तो ये पता चला है कि आप उसकी बीवी ही नहीं। क्या? किसने कहा ये आपसे? उनके भाई? झूठ बोलते हैं वो। मैं भाग के नहीं आई हूँ, मैंने निकाह किया था उनसे, निकाहनामा मौजूद है मेरे पास। लेकिन उनका कहना यह है कि मकतूल ने 2 माह कबल तुम्हें तलाक दे दी। ये और समीर की लव मैरिज थी, हम तो तलाक के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। क्या आपके ससुराल वाले शादी से खुश नहीं थे? नहीं, इसलिए तो वो इस किस्म के झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये केस है कत्ल का, और वो भी आपके शौहर का। आप ये बताएंगे कि आपकी शादी किस तरह हुई थी? मैंने आपको अभी तो बताया कि हमारी लव मैरिज थी। हमारी पहली मुलाकात उनकी स्टेट एजेंसी में हुई थी। जी जी, कॉर्नर का फ्लैट है जी, वेस्ट ओपन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। जी ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी फरमाइए, मैं आप लोगों की क्या खिदमत कर सकता हूँ? अब खिदमत मत करें, बस एक मकान ढूंढ दें छोटा सा। अरे मकान छोटा हो या बड़ा,
दोनों मिल जाएंगे। ये बताइए किराए पे चाहिए या ख़रीदना है? अब गरीब लोग हैं, किराए पे ही चाहिए। लग तो नहीं रहे आप गरीब। अरे मुझे नहीं चाहिए, मेरी फ्रेंड को चाहिए। अब बोलो ना तुम कुछ, वो समझ रहे हैं कि मुझे चाहिए। एक ही बात है, मैं बात कर लूँ या तुम बात कर लो। अच्छा ये बताइए कि मकान कितना बड़ा चाहिए आपको? यही कोई 2 बेडरूम और 1 ड्राइंग रूम। इसका मतलब है कि मुकम्मल यूनिट। मुकम्मल यूनिट अभी सेल पे तो है, लेकिन किराए पे कोई भी नहीं है। आपके पास आने का कोई फायदा नहीं हुआ। अरे फायदा होगा ना, बस आप 2-3 रोज में तशरीफ लाइए, इंशाल्लाह कोई अच्छा मकान आपकी खातिर निकाल दूंगा मैं। मेरी खातिर क्यों? भाई इसलिए कि आप ही तो मांग रही हैं। हाँ, आपकी दोस्त तो बेचारी खामोश हैं। ये ना बहुत बोलती है, शादी के बाद इसकी बोलती बंद हो गई है। वैसी बात भी नहीं है। चलें, काम की बातें तो होती रहेंगी। ये बताइए कि चाय लेंगे या कोल्ड ड्रिंक? अरे अनीस, 2 कोल्ड ड्रिंक ले आना जरा। अरे नहीं, आप तकल्लुफ मत कीजिए। अरे नहीं, ये तो हमारी सर्विसेज में शामिल है। और क्या क्या शामिल है आपके सर्विसेज में? हर वो चीज़ जिसकी कस्टमर डिमांड करे। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पी लेंगे। आप आ जाइए तो आपकी खातिर मैं मकान कोई देख के रखूंगा। ठीक है, आप इनको बता दीजिएगा, जब आप बात कर लें तो आप मुझे बता देंगे। आप ही आ जाइएगा, आपको अगर पसंद आ गया तो इनको भी पसंद आ जाएगा। ये मेरा कार्ड है, ये रख लीजिए आप। और अगर मुनासिब समझे तो अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दीजिए ताकि मैं आपको इत्तला कर सकूं। थैंक यू। तो आप बेफिक्र हो जाएं, अब ये जिम्मेदारी मेरी है। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक रुबीना को अपनी एक दोस्त कौसर के लिए किराए के मकान की तलाश थी, जिसके साथ वो पहली बार ज़मीर की स्टेट एजेंसी गई थी और वहीं उसकी ज़मीर से पहली मुलाकात हुई और दोनों के दरमियान फ़ोन नंबर्स का तबादला हुआ। मकतूल की अहलिया के मुताबिक 2 दिन बाद ज़मीर की फ़ोन कॉल उसे मौसूल हुई थी। जी, कितने बेड? अच्छा, ठीक है। वेस्ट ओपन, ठीक। और रेंट क्या है? ठीक है। अब बेफिक्र हो जाए, आपका काम जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल पार्टी है मेरे पास। ओके। हाँ। हेलो, कौन? जी मैं स्टेट एजेंसी से ज़मीर बात कर रहा हूँ। आपने मकान के लिए कहा था ना, आ जाएंगे तो दिखा दूंगा। वो मेरी फ्रेंड को चाहिए, मैं उससे मालूम कर लेती हूँ। इंतज़ार करूंगा, आ जाएंगी तो बेहतर रहेगा। क्यों बेहतर रहेगा? अरे जनाब, इसलिए कि आपके लिए मकान निकाला है। आप आ जाएंगी तो बेहतर हो जाएगा। चले, मैं मालूम करके बताती हूँ। ओके, आपका इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। मोहतरमा, स्टेट एजेंट की कॉल आई थी, वो बुला रहा है। तुझे बुला रहा होगा, तू ही नंबर देकर आई थी। भलाई का तो समाना ही नहीं है। तुमने घर लेना है, चलो जाके देखो। यार घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है, तू तो मेरी बहन है, तू ही चली जा। और वैसे भी उसने तुझे ही अकेले बुलाया था, बंदा भी बड़ा हैंडसम है। करूँ तुम्हारे मियाँ से बात? उससे बाद में कर लेना यार बात, पहले तू जाके घर तो देख ले, लेना तो है। अच्छा चलो ठीक है, मैं जाके देख लेती हूँ, तुम आराम से बैठ जाओ घर में, ठीक है? अच्छा ये बताएं कि मकान है या फ्लैट? दोनों, आप दोनों देख लें, जो पसंद आए वो कर लेते हैं। मकान तो एक बहाना है, आपका मिलना जुलना तो रहता होगा। ये बताइए कि प्रपोज किसने किया था? इंस्पेक्टर साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला अपने बेटे को कत्ल करवाऊंगा? आइए आइए, आप ही का इंतजार था। आज आपकी दोस्त नहीं आई? वो अपने कामों में भी काहिल है। अरे आप जैसा दोस्त जैसे मुयस्सर हो, वो काहिल हो ही जाता है।
अच्छा ये बताएं कि मकान है या फ्लैट? दोनों, आप दोनों देख लें, जो पसंद आए वो कर लेते हैं। जी चलें। चलिए। देखिए ज़मीर साहब, घर तो मुझे पसंद आ गया है, लेकिन क्या है ना कि इसका रेंट बहुत ज़्यादा है। अरे उसकी आप फिक्र मत करें, वो उनसे बात करके कुछ करवा दूंगा मैं। लेकिन फिर भी आप कितना करवाएंगे? अब इतने आलीशान मकान का वो रेंट नहीं पे कर पाएंगे, गरीब लोग हैं। अरे आप, वो मैंने कहा ना कि मुझ पे छोड़ दें, वो मैं कुछ करवा दूंगा। ये बताइए कि मकान तो पसंद है ना आपको? हाँ मकान तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन किराया बहुत ही ज़्यादा है। बस तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। हाँ चले। सच तो यही है, मैं ज़मीर की शख्सियत से बहुत मुतासिर हो गई थी। मकान तो एक बहाना है, आपका मिलना जुलना तो रहता होगा। ये बताइए कि प्रपोज किसने किया था? हमारी बहुत जल्द अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अक्सर मुलाकात भी होती थी। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? दरअसल काम में इतना उलझा रहा कि शादी की तरफ संजीदगी से तवज्जो ही नहीं दी मैं। अरे आपने नहीं सोचा तो क्या हुआ, घर वालों को तो सोचना चाहिए था ना। नहीं, अब्बू और भाई तो बार बार कहते रहे, लेकिन कभी मैंने संजीदगी से नहीं लिया। उन्होंने सोचा होगा कि आप काम करते हैं, शादी करें ना करें क्या फ़र्क पड़ता है। ये बात नहीं है, दरअसल आज तक मुझे कोई लड़की मिली ही नहीं। अब तक नहीं मिली है? अब मिल गई है, लेकिन डरता हूँ कहीं वो मना ना कर दे। आप एक बार कह कर तो देखें, हाँ या ना करना तो बात की बात है ना। अच्छा, तो फिर कर लो मुझसे शादी। अरे ये आप क्या कह रहे हैं, इतनी जल्दी बोलने के लिए भी नहीं कहा था। अरे अब ना की गुंजाइश तो नहीं रह जाती ना, हाँ ही कर दो। पहले अपने भाई भाभी से बात तो कर लें। अरे वो भी कर लूँगा, अगर वो मना भी करेंगे ना तब भी तुमसे शादी कर लूँगा मैं। इतने दलेर नहीं है आप, एक लड़की से इज़हार मोहब्बत तो किया नहीं गया है, और क्या करेंगे? अरे अब तो कर दिया ना भाई। अच्छा ये बताओ, हम लोग तो बातों के चक्कर में खाने का ऑर्डर करना भूल गए, क्या खाना है? मटन कढ़ाई। अभी लेते हैं। हेलो वेटर। और फिर वही हुआ जिसका खतरा था, समीर के अब्बा और भाई नहीं राजी हुए। और इतनी मुखालफत के बावजूद तुम लोगों ने शादी कर ली, तुम्हारे घर वाले राजी थे? नहीं, वो भी पहले मुखालिफ थे, लेकिन फिर राजी हो गए थे। उसके घर वाले राजी क्यों नहीं? क्योंकि वो चाहते थे कि ज़मीर की शादी अपनी मर्जी से करवाएं। लेकिन फिर उसने आपको तलाक क्यों दी? ये झूठ है, उसने मुझे तलाक नहीं दी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके घर वाले झूठ क्यों बोलेंगे? ताकि उसकी जायदाद से मुझे हिस्सा न देना पड़े। अच्छा, तो आपके ख्याल में आपके शौहर का कत्ल कौन कर सकता है? अब मुझे शक है ये काम उसके बड़े भाई असगर ने ही करवाया है। लेकिन वो अपने भाई को क्यों मरवाएगा? क्योंकि वो जिस घर में रह रहा है उसमें भी ज़मीर का हिस्सा है, इसलिए तो उसने तलाक का शोशा छोड़ा है। असगर। आपको किसने कहा था कि ज़मीर अपनी बीवी को तलाक दे चुका है? सर उसने अब्बा को खुद बताया था और पूरा खानदान को पता है। और हमें तो खुद सुनकर ये हैरत हुई, ये कत्ल के वक्त वो उसके घर में कैसे थी? लेकिन उसकी बीवी का कहना है कि उसे तलाक नहीं हुई। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमें झूठ बोल के क्या फायदा होगा? क्यों नहीं हो सकता?
ताकि उसकी तमाम जायदाद आप लोगों को अकेले मिल जाए और उसकी बीवी को कुछ ना मिले। ये उसकी बीवी ने आपको बताया होगा। उसको तो ये भी शक है कि उसके शौहर को आप लोगों ने कत्ल करवाया। इंस्पेक्टर साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला अपने बेटे को कत्ल करवाऊंगा? क्यों नहीं? आज के दौर में जायदाद के लिए कौन किसको नहीं मार रहा। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने उसकी शादी की मुखालफत क्यों की थी? क्योंकि सर वो पहले से तलाक याफ्ता थी। यानी ये इसकी दूसरी शादी थी। और वो अच्छे खानदान से भी नहीं थी। और सर उसका भाई शामिर पहले भी जेल में बंद हो चुका है। अच्छा। और इंस्पेक्टर साहब, हमें तो ये भी शक है कि तलाक के बाद इसी औरत ने अपने भाई के साथ मिलकर मेरे बेटे को कत्ल करवाया। कौन है वो जिसने ज़मीर को मारा है? जिसने अंदर के ज़मीर को मारा है वही ज़मीर का कातिल है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो भी बात करनी हो रात को कर लेना। रात को तुम होश में कब आते हो? वो हर रोज नशे में धुत आता था, मुझे बहुत मारता पीटता था। उसके घर वाले भी मुझे कबूल करने को तैयार नहीं थे। समझ में नहीं आ रहा है, केस उलझता जा रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। सर एक काम क्यों नहीं करते, दोनों पार्टियों को उठा लेते? मकानों की लेन देन का काम करता था। सर हो सकता है किसी तीसरे बंदे का हाथ हो इसमें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तशद्दुद करके क्यों मारा? सीधी सीधी गोली भी मारी जा सकती थी। सर उनको कैसे पता चला कि अभी असगर घर से निकला है? क्या नाम बताया था रुबीना के भाई का? शामिर। शामिर पहले भी बंद हो चुका है। रुबीना दूसरी शादी। हाँ। शामिर को उठाओ। ओके सर। अकल ठिकाने आ गई? हाँ, तेरी बहन ने सब कुछ बता दिया है कि गोली तूने मारी थी। अपनी बहन को तूने बेवा किया था। बोल बोल। नहीं साहब, उसने खुद मुझे कहा था कि अपने शौहर को गोली मार दी। बोल। तलाक के बावजूद उसको मारता था और तंग करता था साहब। और तूने गोली मार दी। तूने गोली मार दी। क्या समझता था अपने आप को? बोल। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें कातिल दिखाने के लिए। कौन है वो जिसने ज़मीर को मारा है? जिसने अंदर के ज़मीर को मारा है वही ज़मीर का कातिल है। मैं कुछ समझी नहीं। जब तस्वीर देखोगी तो सब समझ में आ जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? बस बहुत हो चुकी। बंद कर अपना नाटक। बहुत घुमा लिया तुमने। सच बोलोगी या तुम्हारे भाई शामिर को बुलाओ जो लाकअप में बंद है? शामिर? सिर्फ शामिर ही नहीं बल्कि उसके साथी भी हैं। अब खामोश रहने का कोई फायदा नहीं, बोलना तो तुझे पड़ेगा। और जो कहानी तुमने शुरू की थी वो अधूरी थी, अब उसको मुकम्मल कर। चल। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बोल। पिछले 1 साल से मेरे और
जमीन के झगड़े चल रहे थे और 2 माह कबल आप जा रहे हैं? क्यों, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? दोपहर में वापस आइएगा। नहीं, मैं रात को आऊंगा। तुम्हें क्या काम है दोपहर में? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, जो भी बात करनी हो रात को कर लेना। रात को तुम होश में कब आते हो? सुबह सुबह दिमाग खराब करना जरूरी होता है? बोलो क्या बात है? मुझे तुम अपने अब्बा के घर कब लेके जाओगे? मैंने तुम्हें 100 बार कहा है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल नहीं करते। भूल जाओ उस घर को। कैसे भूल जाऊं मैं उस घर को? मेरा हिस्सा है वहाँ। कोई हिस्सा नहीं है। बेकार की बात, बकवास। मुझे अपने अब्बा के घर लेके जाओ, वहाँ मेरा हक है। देखो, मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा समझा रहा हूँ, अपने हालात ठीक कर लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आखिरी मर्तबा समझा रहा हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है, नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ। तलाक दे दो मुझे। जाकर रखो जा। बहुत शौक है ना तुझे? कर ले अपना शौक पूरा। मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। तो इसका मतलब है कि तलाक तुमने खुद ली? हाँ, तलाक मैंने खुद ली थी। अगर मैं उसके साथ रहती तो ज़हनी मरीज़ा बन जाती। वो हर रोज नशे में धुत आता था, मुझे बहुत मारता पीटता था। उसके घर वाले भी मुझे कबूल करने को तैयार नहीं थे। तुम्हें घर में रखा था ना, कहीं बाहर तो नहीं बिठाया था? वो रोजाना मुझे ताने देता था कि मेरी वजह से उसके खानदान वाले उससे नहीं मिलते। ये सब कुछ रोजाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। चलो छोड़ो इसे। ये बताओ कि तलाक होने के बावजूद कत्ल वाले दिन तुम उसके घर में क्या कर रहे थे? तलाक के बाद मैं अलग रहना शुरू हो गई थी। अभी 1 ही हफ्ता गुजरा था कि वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुझसे मिलने आया हूँ, अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। यहाँ तुम्हारी कोई बीवी नहीं रहती। अब अजनबी हो तो मेरे लिए। हट यहाँ से। मैं तेरा शौहर हूँ, शौहर। तो मेरा रास्ता रोकेगी? अब तुम मेरे शौहर नहीं हो। तुमने मुझे तलाक दे दी है, अब जाओ यहाँ से। मैंने कोई तलाक उलाक नहीं दी है। चल अंदर, बताता हूँ तुझे अभी। मकतूल की बेवा रुबीना ने पुलिस को बताया कि वो ज़मीर की बदसलूकी से तंग आकर उससे तलाक लेने के बाद अलहदा से रहने लगी थी, लेकिन मकतूल ने वहाँ भी उसका पीछा ना छोड़ा और वो अक्सर रात को शराब पीकर उसके घर आता और उसे मारता पीटता और ज्यादती का निशाना बनाता था। उसे दोबारा साथ रहने पर वो मजबूर कर रहा था और वो जो चाहती नहीं थी, लिहाजा उसे अपने भाई शामिर को अपने घर बुलवा लिया था। ये जोश से काम लेने का नहीं है कि होश से काम ले, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। मुझे रात भर नींद नहीं आती है। तुम एक काम करो, घर वापस आ जाओ, नींद तुम्हें आ जाएगी। मैं रुकने नहीं आई हूँ, बस अपना कुछ सामान लूँगी और चली जाऊँगी। मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। देखो, अब तो हमारी सुलह भी हो गई है, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? देखो, दोबारा गलती नहीं होगी मुझसे। रुबीना, रुबीना, क्या बात है, रो क्यों रही है तू? भाई वो मुझ पे बहुत जुल्म करता है, मुझे बहुत मारा पीटा है। ये देखिए चोट के निशान। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देख मैं अब उनके साथ क्या करता हूँ।
मैं तंग आ गई उनके जुल्म से। चुप हो जा, रोएंगे तो अब उसके घर वाले। नहीं भाई, ये उस जोश से काम लेने का नहीं है कि होश से काम ले, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। वो नहीं पता वो कैसे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं वो। शामिर के कैरेक्टर में ये बात समझ में आई है कि उसके जो फ्रेंड्स थे वो ऑलरेडी क्रिमिनल्स थे। उन फ्रेंड्स के साथ रहने की वजह से एक तो उसके पास इन सारी चीज़ों की रसाई मौजूद थी, फिर उसका एक एंटी सोशल पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत पहले से चल रहे थे। जब उसकी बहन ने उससे अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया तो वो बहुत एग्रेसिव हो गया। उसके लिए अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना मुश्किल था, और फिर उसके फ्रेंड्स भी इस टाइप के थे। ज़मीर, मुझे रात भर नींद नहीं आती है। तुम एक काम करो, घर वापस आ जाओ, नींद तुम्हें आ जाएगी। मैं भी यही सोच रही थी, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ मैं। बस मेरी एक शर्त है। क्या? मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, तुम यहीं पे आ जाओ ना। तो दिमाग आ गया ठिकाने पे तुम्हारा? यूं भी तुमने ठीक नहीं होना है, तो रोज रोज झगड़ा क्यों करे? चलो, अच्छी बात है कि बात समझ में आ गई तुम्हें। मैं कल सुबह घर आऊंगी, मुझे कुछ कपड़े और सामान उठाना है, लेके चली जाऊंगी। तुम अभी क्यों नहीं आ जाती? वहीं आराम कर लेना और सुबह सामान लेके आ जाना अपना। मुझे उस किराए के घर में नहीं रुकना है। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ज़मीर के बारे में ये बात समझ में आती है कि उसकी फैमिली के जो लोग थे वो बहुत अथॉरिटेटिव थे, क्योंकि ज़मीर की पर्सनालिटी पहले से ही ऐसी थी बचपन से ही कि वो एक पैसिव नेचर का था। यानी वो जो बातें अपनी कह नहीं पाता था, अपने अथॉरिटेटिव फिगर जिसमें उसके बड़े भाई पेरेंट्स आते थे, जब उन बातों को नहीं कह सकता था तो वो उसके अंदर कन्फ्यूजन और एग्रेशन का बायस बनते थे। तो शादी के बाद वो सारी एग्रेशन अपनी बीवी पे निकाल रहा था, डोमेस्टिक वायलेंस करके, मारपीट करके। लगता है इरादा बदल गया। मेरा इरादा इतनी आसानी से नहीं तब्दील होता। अंदर आओ। मैं रुकने नहीं आई हूँ, बस अपना कुछ सामान लूंगी और चली जाऊंगी। मैं तुम्हें रुकूंगा भी नहीं, लेकिन अपने हाथों से एक कप चाय तो पिला दो। ठीक है, ये तो हो सकता है। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। तुम जब तक चाय बनाओ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। जी। हेलो, हाँ क्या रिपोर्ट है? समीर घर पे मौजूद है। कब तक निकलेगा? तकरीबन आधे घंटे तक। तू कब पहुंची? अभी बस 15 मिनट हुए हैं। चल चल ठीक है, फोन बंद कर, मैं आता हूँ। इस स्टोरी में रुबीना के बारे में ये बात समझ में आती है कि उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही थी। उसकी पहली शादी में भी उसको तलाक हो गई थी, जिसकी वजह से उसने इस लड़के को इसलिए पसंद किया कि उसको लगा कि उसकी बेसिक नीड्स ये बहुत अच्छे से फुलफ़िल करता है, इसके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, तो वो एक लालच की बुनियाद पर अट्रैक्ट हो रही थी इस आदमी के पास। जब उसकी शादी हुई और उसको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो इस चीज़ ने उसके अंदर एग्रेशन भर दिया। तुम्हारे हाथ की चाय का मज़ा ही कुछ और है।
तुम्हारे जाने के बाद मैं भी चली जाऊंगी। मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम लोग कहीं बाहर खाना खाने चलेंगे, उसके बाद मैं खुद तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। देखो जाना मत। अच्छा, सोचूंगी। देखो अब तो हमारी सुलह भी हो गई है, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। देखो दोबारा गलती नहीं होगी मुझसे। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे कुछ सामान भी लेना है। ऐसे कहोगी? थोड़ा सा मुस्कुरा दो। अच्छा ठीक है, अब जाओ। ये हुई ना बात। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी पार्टी का इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा भाई अच्छा, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन शाम को आगे फ्री होऊंगा। मुल्जिमा रुबीना ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि उसका मकतूल शौहर के साथ साल भर से झगड़ा चल रहा था, जबकि 2 माह कबल उसने तलाक लेकर मकतूल से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। लिहाजा उसे अपने भाई शामिर के साथ मिलकर मकतूल को ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा वक़ूए वाले दिन अपना सामान लेने के बहाने मकतूल के घर आई और भाई शामिर को भी उसकी मौजूदगी की इत्तला दी, जिसने अपने 2 साथियों दानिश और शहरोज के साथ मिलकर मकतूल को घर के सामने कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम दानिश 2013 में भी पहले स्ट्रीट क्राइम के जुर्म में गिरफ्तार हो चुका है, जबकि मुल्जिमा रुबीना का भाई शामिर भी सजा याफ्ता मुजरिम रह चुका है। पुलिस ने मकतूल ज़मीर की अहलिया को उसके भाई और उसके 3 साथियों समेत गिरफ्तार करके आला कत्ल 9mm पिस्टल बरामद कर लिया है, जो उस वारदात में इस्तेमाल हुआ था, और इसके साथ ही उन्होंने इस वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद करके मुकदमा नंबर 36/2016 दर्ज करके इस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। गुजर गई जो चमन पर वो कोई क्या जाने, छिड़े हुए हैं बहारों खिज़ां के अफसाने, मेरे लबों का तबस्सुम तो सब ने देख लिया, जो दिल पे बीत रही है वो कोई क्या जाने।